पर जमुई से आपके सामने रखने जा रहे हैं। यहां पर इलाके में डायल 112 पुलिस टीम ने मानवता और संवेदनशीलता की एक सराहनीय मिसाल पेश की है। समय पर एक व्यक्ति की कैसे पुलिस ने मदद की, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सर्द रात में सन्नाटे के बीच सुनसान इलाके में एक कार को रस्सी से खींचती डायल 112 की गाड़ी की ये तस्वीरें जमुई जिले से सामने आई हैं, जहां नगर थाना इलाके में डायल 112 पुलिस टीम ने मानवता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए राहगीर को मदद पहुंचाई। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात गरही इलाके से एक बुजुर्ग हार्ट पेशेंट को परिजन कार से बेहतर इलाज के लिए पट्टा लेकर जा रहे थे और इसी दौरान सिंगारपुर के पास रास्ते में अचानक कार का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म होने के बाद कार सवार ने अपनी कार को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया, जिसके बाद परिवार की परेशानी बढ़ गई। दूर दूर तक समस्या का कोई हल नहीं दिख रहा था। इसी बीच गश्ती पर तैनात डायल 112 की पुलिस की टीम उसी रास्ते से गुजर रही थी। अचानक टीम की नजर खड़ी कार पर पड़ी। पुलिस वालों ने तुरंत गाड़ी को रोका और कार सवार से पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने मानवीय पहल की। अपनी गाड़ी से रस्सी बांधकर नजदीकी पेट्रोल पंप तक गाड़ी को पहुंचाया गया, जहां पेट्रोल लेने के बाद कार सवार ने पुलिस टीम को धन्यवाद दिया। और देखिए, कभी कभी हकीकत सिनेमा के पर्दों से भी ज्यादा कड़वी और चौंकाने वाली होती है। बिहार के समस्तीपुर जिले से एक ऐसा ही मामला देखने को मिला, जिसने सरकारी तंत्र और भू माफियाओं की गठजोड़ की पोल खोलकर रख दी है। सीने पर तख्ती, हाथ में सबूत और जिंदा होने की गवाही दे रहे इस फौजी की कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। क्यों ये फौजी मैं जिंदा हूँ की तख्ती गले में लटकाए घूम रहा है, जिसने सरकारी तंत्र और भू माफियाओं की गठजोड़ की पोल खोलकर रख दी है। मामला समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के झखरा गांव का है, जहां भारतीय सेना से 2003 में सेवानिवृत्त हुए अरुण कुमार ठाकुर को सरकारी दस्तावेजों में 11 साल पहले ही मृत घोषित कर दिया गया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि अरुण ठाकुर आज भी जीवित है और पूरी तरीके से स्वस्थ है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उनकी मौत 2014 में ही दर्ज कर ली गई है। अरुण ठाकुर का आरोप है कि गांव के कुछ रसूखदार भू माफियाओं ने उनकी कीमती जमीन पर कब्जा करने के लिए ये खतरनाक खेल रचा। माफियाओं ने साल 2014 में फर्जी तरीके से अरुण ठाकुर का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। अरुण ठाकुर को इस फर्जीवाड़े की भनक तब लगी जब हाल ही में कुछ लोग उनकी जमीन पर कब्जा करने पहुँचे। और वहीं रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की हाल ही में सगाई होने की खबर सामने आई है। दिल्ली की रहने वाली अबीबा बेग से रेहान की एंगेजमेंट हुई है और अब शादी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिखाते हैं आपको खबर 1 मिनट में, ये पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का परिवार एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बार कोई राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक मामला है, जो प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की एंगेजमेंट को लेकर है। दिल्ली की रहने वाली अबीबा बेग से उनकी सगाई होने की खबर सामने आई है। दावा है कि सगाई दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद राजस्थान के रणथंभौर में एक बेहद निजी समारोह में हुई। कार्यक्रम को पूरी तरह निजी रखा गया। अब शादी कब होगी इसे लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं। बताया गया है कि आने वाले समय में शादी से जुड़ी तारीख भी तय की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी परिवार के साथ रणथंभौर में ही हैं। राहुल गांधी भी उनके साथ जुड़ जाएंगे, जहां पूरा गांधी परिवार न्यू ईयर सेलिब्रेशन में शामिल होगा। वहीं रेहान अबीबा की सगाई का जश्न भी मनाएगा। 24 साल के रेहान वाड्रा एक विजुअल आर्टिस्ट हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अबीबा उनकी काफी समय से गर्लफ्रेंड है। और वहीं आरा के पास बने प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट में 9 वर्ष के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। सोन नदी के किनारे बनी इस जगह पर नए साल के दिन मेले जैसा माहौल दिखता है। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार दिख रहा है। नए साल के स्वागत को लेकर भोजपुर जिले के प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट्स कोइलवर में पर्यटकों की तैयारी जोरों पर है। हर साल की तरह इस बार भी नए साल के मौके पर कोइलवर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। सोन नदी के किनारे बसे इस खूबसूरत पिकनिक पॉइंट पर 9 वर्ष के दिन मेले जैसा माहौल देखने को मिलता है, जहां सुबह से लेकर देर शाम तक जश्न चलता है। नए साल के आगमन पर परिवार, युवा, पर्यटक यहां पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। लोग दोस्तों और परिजनों के साथ खाना बनाते हैं, संगीत का आनंद लेते हैं और तस्वीरें खींचते हैं। स्थानीय दुकानदारों की ओर से खाने पीने की दुकानें, खिलौने, चाट, गोलगप्पे और फास्ट फूड के स्टॉल्स लगाए जाते हैं, जिससे रोजगार का अवसर भी बढ़ जाता है।
प्रशासन की ओर से भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी रखी गई है। पुलिस बल की तैनाती, पार्किंग व्यवस्था और साफ सफाई पर विशेष फोकस दिया है ताकि लोग सुरक्षित और खुशहाल माहौल में नववर्ष का स्वागत कर पाएं। और देखिए, बेतिया पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन उनको वापस किया गया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को धन्यवाद दिया। हाथों में मोबाइल और चेहरे पर मुस्कान लिए पुलिस वालों के साथ खड़े लोगों की ये तस्वीरें बेतिया से सामने आई है, जहां पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों के चेहरे पर खुशियां लौटा दी है। 52 गुम हुए, चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया। इससे पहले भी इस अभियान के तहत कई मोबाइल फोन बरामद कर मोबाइल धारकों को सौंपा जा चुका है। पुलिस के मुताबिक ये सभी मोबाइल अलग अलग मामलों में गुम या चोरी हुए थे, जिनकी शिकायत संबंधित थानों में दर्ज कराई गई थी। तकनीकी साक्ष्य और पुलिस की सतत कार्रवाई के आधार पर इन मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद किया गया। सौंपे गए मोबाइल की कीमत 10 लाख रुपए आंकी गई है। जिले के एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले भर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन को बरामद कर उनके असली मालिकों तक पहुंचाना पुलिस की प्राथमिकता है। बता दें, पुलिस ने गुम हुए मोबाइल धारकों के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल जारी किया है। और वहीं पलामू के अफीम की खेती से प्रभावित इलाकों में एक सुखद बदलाव की शुरुआत कर दी गई है। जिस जमीन पर कभी अफीम की खेती होती थी, अब उससे शहद की मिठास निकलने वाली है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। आंखों को सुकून और दिल को राहत देने वाली ये तस्वीरें पलामू जिले से सामने आई है, जहां अफीम की खेती से प्रभावित इलाकों में एक सुखद बदलाव की शुरुआत हुई है। जिस जमीन पर कभी अफीम उगती थी, अब उससे शहद की मिठास निकलने वाली है। अफीम की खेती वाले जमीन को जोतकर किसान आबाद हो रहे हैं। सरसों और चने की खेती के लिए खेत को तैयार कर रहे हैं। ये तस्वीरें मानतू थाना क्षेत्र की है, जहां बड़ी संख्या में अफीम की खेती से जुड़े लोग मुख्य धारा में लौटकर खेती, किसानी और मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। पलामू के मानतू में 200 से ज्यादा महिलाओं ने मधुमक्खी पालन शुरू किया है। इस पहल में पुरुष भी महिलाओं का साथ दे रहे हैं। अफीम की खेती से प्रभावित कई इलाकों में पारंपरिक खेती भी फिर से शुरू हो गई है। 2024-25 में पलामू इलाके में पुलिस ने 600 एकड़ जमीन पर अफीम की फसल नष्ट की है और इस बदलाव की शुरुआत मानतू इलाके से ही शुरू हुई। अफीम की खेती की शुरुआत अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने गाँव वालों के साथ एक बैठक की। और देखिए, नए साल के स्वागत के लिए तैयारी चल रही है। ऋषिकेश के गंगा तट पर कुछ अलग अंदाज दिख रहा है। जहां पहले एडवेंचर और पार्टी का रंग ज्यादा दिखता था, वहीं इस बार रुझान वेलनेस, योग और अध्यात्म की तरफ लोगों का दिख रहा है। नया साल 2026 बदलाव का साल माना जा रहा है। नई उम्मीदों और नई संभावनाओं के साथ लोग इसे खास बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ऋषिकेश देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। खास बात यह है कि युवाओं का रुझान इस बार पार्टी से हटकर वेलनेस, योग और आध्यात्म की ओर बढ़ रहा है। ऋषिकेश को अंतर्राष्ट्रीय योगा कैपिटल के रूप में पूरी दुनिया जानती है। यहाँ आध्यात्म, योग और एडवेंचर का अद्भुत संगम है। नए साल के स्वागत के लिए इस बार वेलनेस को खास तौर पर प्रमोट किया जा रहा है, ताकि पर्यटक स्वास्थ्य और आनंद दोनों का अनुभव साथ कर सकें। तो अगर आप भी इस बार नए साल का स्वागत नए तरीके से करना चाहते हैं, तो चले आइए ऋषिकेश, जहां योग, आध्यात्म और वेलनेस के मिले जुले अनुभव के साथ आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और वहीं नए साल के जश्न को लेकर सासाराम का शेर शाह सूरी का मकबरा गुलजार हो चुका है। सैलानियों के आने से इलाके की रौनक बढ़ चुकी है। कारोबारी भी काफी खुश दिख रहे हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। न्यू ईयर के स्वागत के लिए रोहतास के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सासाराम शहर के बीचों बीच स्थित शेर शाह सूरी का मकबरा सैलानियों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारत और अफगान वास्तुकला के इस अद्वितीय नमूने को देखने के लिए स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं। साथ साथ पड़ोसी जिलों और राज्यों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आ रहे हैं। मकबरा परिसर पर्यटकों की चहल पहल से गुलजार है।
झील के बीच स्थित इस अष्टकोणीय मकबरे की सुंदरता को निहारने और ऐतिहासिक गलियारों में तस्वीरें लेने के लिए युवा और परिवार विशेष रूप से उत्साहित दिखे। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। मकबरा परिसर और उसके आसपास सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि नववर्ष के जश्न के दौरान कोई अव्यवस्था न हो और पर्यटकों की भीड़ को देखकर व्यवसायी उत्साहित भी हैं। बाजारों में रौनक देखी जा रही है और ऐसे में अगर आप भी पिकनिक का प्लान बना रहे हैं और आपको भी डेस्टिनेशन की तलाश है तो आप यहाँ अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। और देखिए, बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रशासन की ओर से अवैध कब्जों पर पीला पंजा चलाया जा रहा है। खगड़िया में भी कुछ ऐसी कार्रवाई दिखी। दिखाते हैं आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें खगड़िया जिले की है, जहां गोगरी जमालपुर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे से अवैध कब्जे हटाए गए। ये कार्रवाई मंगलवार सुबह 10 बजे से दिन भर जारी रही। नगर परिषद ने सड़कों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। ये अभियान दुकानदार को लगातार 2 दिनों तक माइक से घोषणा कर सूचित करने के बाद शुरू किया गया था। नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी सोनी कुमारी ने बताया कि गोगरी शिव मंदिर के पास से लेकर जमालपुर रजिस्ट्री मोड़ तक अतिक्रमण हटाया गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि बुधवार यानी आज जमालपुर रजिस्ट्री मोड़ से आगे भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। गोगरी बाजार के कई लोगों ने बताया कि अतिक्रमण के कारण बाजार में आवागमन मुश्किल हो गया था। हर दिन लगने वाले जाम से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी। इलाके में अतिक्रमण हटने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। और अगली खबर जमशेदपुर से। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में बाघिन मेघना ने 2 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। नागपुर से लाए गए मेघना और रुद्र अब माता पिता बन चुके हैं। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में नए मेहमानों का आगमन हुआ है। चिड़ियाघर प्रबंधन ने मंगलवार को आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि बाघिन मेघना ने 2 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। चिड़ियाघर प्रबंधन के मुताबिक इन शावकों का जन्म 27 नवंबर को ही हो गया था। हालांकि वन्यजीव प्रोटोकॉल और शावकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया था। शुरुआती कुछ हफ्ते शावकों के जीवित रहने के लिए बेहद अहम होते हैं, इसलिए चिड़ियाघर की पशु चिकित्सा टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही थी। इन शावकों के माता पिता बाघिन मेघना और बाघ रुद्र को महाराष्ट्र के नागपुर स्थित गोरेवाड़ा बचाव केंद्र से जमशेदपुर लाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों का नामकरण शहर के चिड़ियाघर प्रेमियों ने एक सार्वजनिक प्रतियोगिता के जरिए किया था। प्रबंधन ने बताया कि जल्द ही एक नई प्रतियोगिता शुरू की जाएगी, जिसमें लोग शावकों के लिए सुंदर और सार्थक नाम का सुझाव कर सकेंगे। और इससे पहले साल 2017 में बाघिन डोना और सफेद बाघ कैलाश के मिलन से सलोनी और सुनैना का जन्म हुआ था। और अगली खबर मुंगेर से। नए साल का जश्न इस बार कड़ी पुलिसिया सुरक्षा में मनाया जाएगा। पिकनिक स्पॉट पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के साथ ही ट्रैफिक का भी पुख्ता प्लान तैयार किया गया है। नए साल के मौके पर मुंगेर के प्रमुख पिकनिक और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भीम बांध, खड़गपुर झील, ऋषि कुंड, जमालपुर काली पहाड़, कंपनी गार्डन और राजा रानी तालाब सहित सभी प्रमुख पिकनिक स्पॉट्स के आसपास पुलिस की तैनाती रहेगी। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात सभी थानों को विशेष रात्रि गश्ती के निर्देश दिए गए। पुलिस की अपील है कि लोग नियमों का पालन करें और खुशियों के साथ नए साल का स्वागत करें। एसपी सैयद इमरान मसूद ने कहा कि परिवार के साथ पिकनिक मनाने वाले लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी पर्यटक स्थलों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। नववर्ष पर QRT की बाइक गश्ती के साथ पैदल गश्ती भी रहेगी। ट्रैफिक इंतजाम को दुरुस्त रखने के लिए ट्रैफिक DSP के नेतृत्व में अलग से बल की तैनाती की गई है। पिकनिक स्पॉट्स को जाने वाले प्रमुख मार्गों और चौराहों पर नाकेबंदी होगी, जहाँ तेज रफ्तार, रैश ड्राइविंग और स्टंटबाजी करने वालों पर पैनी नजर होगी। शराब पीने या खरीद बिक्री में शामिल पाए जाने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और दिसंबर का महीना आज खत्म होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों को छोड़कर पहाड़ों में वैसी बर्फबारी नहीं हुई जिसकी उम्मीद थी। बेतहाशा ठंड के बीच कहीं झरने जम चुके हैं कश्मीर में, तो कहीं कश्मीर के इलाके सफेद बर्फ की चादर में ढके हुए हैं। दिखाते हैं आपको कश्मीर का नजारा, खबर 1 मिनट में। दिलकश नजारे हैं, बर्फ की चादर है तो कुदरत का अजब श्रृंगार भी। इस जगह से जब कोई भी गुजर रहा है
तो वो कुदरत के इस नजारे को देखता ही जा रहा है। झरने जो बह रहे थे, उन झरनों ने लगता है बर्फ की चादर ओढ़ ली। एकदम से बहता झरना देखिए कैसे शांत हो गया है। झरने जम गए हैं। जब भी इस घाटी से टूरिस्ट गुजरते थे तो उन्हें बहते झरने दिखाई देते थे, लेकिन अब झरनों का ये अजब रूप लाहौल घाटी की तस्वीर है। ये दिसंबर महीना खत्म होने को है। तापमान में गिरावट हो रही है। ठंड का असर गहराता जा रहा है। कड़ाके की ठंड और सर्दी की 3rd डिग्री तो अभी शुरू हुई है। घाटी में भले ही ठंड बढ़ रही हो, लेकिन मौसम की बेरुखी अब भी बनी हुई है। लंबे समय से चली आ रही खुश्की का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ किसानों को बर्फबारी का इंतजार है। बर्फबारी से ही उनके चेहरे खिलेंगे। और वैशाली जिले के चांदपुरा थाना पुलिस पर गंगा नदी को दूषित करने का आरोप लगा है। दरअसल नए साल के मद्देनजर अभियान के तहत पुलिस ने अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। ये पूरी खबर क्या है दिखाते हैं आपको 1 मिनट में। गंगा में शराब के खेप को बहाते पुलिस वालों की ये तस्वीरें वैशाली जिले से सामने आई है, जहां पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गंगा किनारे चल रही अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया, साथ ही बरामद शराब की खेप को नष्ट करने के लिए गंगा में बहा दिया, जिसके बाद चांदपुरा थाना पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। चांदपुरा थाना पुलिस पर गंगा नदी को दूषित करने का आरोप लगाया गया। लोगों का कहना है कि एक ओर सरकार और प्रशासन गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की इस कार्रवाई से नदी दूषित हो रही है। इससे गंगा के जलीय जीवों और मछलियों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। इस घटना के बाद वैशाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का सुझाव है कि पुलिस को अर्धनिर्मित शराब गंगा में फेंकने के बजाय गड्ढे खोदकर उसमें डंप कर देना चाहिए था। ऐसे में अब जरूरत है पुलिस को लोगों के सुझाव पर ध्यान देने की, ताकि गंगा का पानी दूषित न हो सके। और मुंगेर मॉडल अस्पताल में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसका खुलासा हो चुका है। अस्पताल की सुरक्षा के लिए तैनात गार्डों ने अस्पताल में लगे नलों की चोरी करते हुए 2 चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। देखते हैं ये पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिख रहे यही वो दोनों आरोपी हैं जिन्हें मुंगेर मॉडल अस्पताल के गार्ड ने रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों को गार्ड ने अस्पताल से नल की टोटी चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। पकड़े गए चोरों के पास से स्टील के 10 नल की टोटियां बरामद की गई है, जिनकी कीमत प्रति टोटी करीब 1200 रुपए बताई जा रही है। वहीं खबर मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों चोरों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पूर्व सराय निवासी सुजल कुमार और शादीपुर के रहने वाले गौरव कुमार के रूप में हुई है। गार्ड इंचार्ज भीम राय ने बताया कि पिछले 3 दिनों से अस्पताल के अलग अलग वार्डों से करीब 30 नल की टोटियां चोरी हो चुकी थी। मंगलवार की दोपहर मॉडल अस्पताल के पीछे सिविल सर्जन कार्यालय के पास दोनों चोर नल की टोटी खोल रहे थे, तभी गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चोरी से पहले वो मेन पाइप का चाबी लॉक कर पानी बंद कर देते थे। पानी बंद करने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। और देखिए, नए साल के जश्न के मौके पर मथुरा में एक्ट्रेस सनी लियोनी का डांस प्रोग्राम होना था, लेकिन साधु संतों के भारी विरोध के बाद उनके प्रोग्राम को कैंसिल किया गया। नए साल के मौके पर कान्हा की नगरी मथुरा में सनी लियोनी के कार्यक्रम की जोर शोर से तैयारी चल रही थी। आयोजकों ने भी डांस प्रोग्राम को लेकर काफी उम्मीदें पाल रखी थी। दावा है कि टिकटों की कीमत 20,000 से शुरू होकर 2 लाख तक चली जाती, लेकिन उससे पहले कि सनी लियोनी डांस परफॉर्मेंस के लिए मथुरा आती, कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया। सनी के प्रोग्राम को देखने आने वालों के लिए ये मायूस करने वाला है, क्योंकि अब सनी लियोनी डीजे की धुन पर डांस करते हुए नहीं दिखेंगी। साधु संतों के भारी आक्रोश के बाद सनी लियोनी का कार्यक्रम रद्द किया गया है। कई साधु संतों और धार्मिक संगठनों ने सनी लियोनी के डांस प्रोग्राम को लेकर आपत्ति जताई थी। संतों का कहना था कि सनी लियोनी पोर्न इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं। वो मथुरा में इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने के रूप में देख रहे थे। सनी लियोनी का प्रोग्राम मथुरा के एक होटल में रखा गया था, जो 1 जनवरी को होना था, लेकिन अब शो पर ग्रहण लग चुका है। और वहीं गया जी में एबीवीपी के 67वें दक्षिण बिहार प्रांत अधिवेशन के दौरान छात्र छात्राओं ने विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिसमें 1200 से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। और आज अधिवेशन का अंतिम दिन है।
गया जी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 67वें दक्षिण बिहार प्रांत अधिवेशन के तहत तीसरी शाम शहर में छात्रों का जबरदस्त जोश देखने को मिला। गया कॉलेज से एबीवीपी से जुड़े छात्र छात्राओं ने एक विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिसमें 1200 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए आगे बढ़ी। जगह जगह नारेबाजी हुई और भगवा झंडों से सड़कें पट गई। इस शोभा यात्रा का नेतृत्व परिषद के राष्ट्रीय मंत्री श्रवण कुमार ने किया। वो हैदराबाद से आए हैं और पिछले 3 दिनों से अधिवेशन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। दक्षिण बिहार के विभिन्न जिलों से आए छात्रों की मौजूदगी ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। परिषद के मुताबिक अधिवेशन में कुल लगभग 1200 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, जबकि बुधवार यानी आज अधिवेशन का अंतिम दिन है। वहीं मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि अधिवेशन में एक अहम प्रस्ताव पारित किया गया है, और देखिए, सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान पर चीन ने सवाल उठाए। ग्लोबल टाइम्स में कहा गया कि भारत और चीन के रिश्ते में ये फिल्म तनाव बढ़ा सकती है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। साल 2020 में गलवान में भारत के शूरवीरों ने अपने पराक्रम से चीनी सेना को ऐसा पस्त किया जो आज भी उसके जहन में है। सैकड़ों की संख्या में आए चीनी सैनिकों पर हिंदुस्तान के कुछ ही सैनिक भारी पड़ गए थे। गलवान की घटना से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए थे। वहीं अब हिंदुस्तान के जवानों की वीरता को पर्दे पर दिखाने की तैयारी है, जिसे लेकर चीन बुरी तरह से चिढ़ गया है। चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स, जिसे वहां की सरकार का व्यू पॉइंट माना जाता है, उसने एक सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर एक आर्टिकल लिखा है। 27 दिसंबर को सलमान खान ने खुद फिल्म का टीजर शेयर किया था। फिल्म की झलक भर से चीन में कोहराम मच गया है। चीन में मीडिया पूरी तरह से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में है।